ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही है शहर की सरकार पर। जी हाँ, शहर में आखिरकार किसकी बनेगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ये सीधी टक्कर कहीं ना कहीं बताई जा रही है, लेकिन बसपा और कांग्रेस भी मैदान में इस बार ताल ठोकती हुई अपने अपने समीकरणों के साथ, अपने अपने फॉर्मूलाज के साथ, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किसके दावों में कितना दम नजर आ रहा है, कौन वाकई में जनता के दिलों तक अपना घर कर पाया है और जनता ने किसे आखिरकार इस बार शहर की सरकार देने का मन बना लिया है। पुलकित मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, क्या लग रहा है? बिल्कुल देखना होगा कि 13 मई को जब पिटारा खुलेगा तो किसके हाथ में सत्ता आएगी। लेकिन सबसे पहला सवाल कौशल कांत मिश्रा जी से शुरुआत करेंगे। प्रवक्ता बीजेपी से हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। कौशल कांत जी ने इस डिबेट की शुरुआत में बहुत शानदार स्पीच के साथ अपनी ओपनिंग की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जमीनी स्तर पर भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने काम किया है। लेकिन मैं इनका ध्यान एक घटना की तरफ ले जाना चाहूंगा। आज ही की घटना है कौशल जी, कानपुर के अंदर एक निर्दलीय प्रत्याशी को गोली मार दी गई। अब आप सोचिए, जिस दिन मतदान हो रहा है, जिस दिन पूरा प्रशासन नजर बनाए हुए है कानून व्यवस्था पर, जिसका प्रचार आप इतना करते हैं, अभी आपने अपने ओपनिंग स्पीच में भी कहा था कि कानून का राज है, माफिया जेल जा रहे हैं और तमाम बातें आपने कही। लेकिन मतदान के दिन अंदर, जिस दिन लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा हो, उस दिन अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी जाए, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए, किसी भी आपराधिक घटना को डिफेंड नहीं किया जा सकता जी। प्रचार तो आप जो करते अपराधी है उसको मत सुनिए। तो कानून व्यवस्था का प्रचार तो आप करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है यूपी के अंदर, लेकिन जिस दिन वोट पड़ रहे हैं उस दिन गोली मारी जा रही है, तो ये कैसी कानून व्यवस्था है? इसका भी थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल, डिफाइन करने के लिए आपको एक रिलेटिव स्टेट देखनी पड़ेगी जी, कि पहले क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है जी। पहले की सिचुएशन आपको भूल गई है, जब सिटिंग एमएलए को प्रयागराज की सड़कों पे दौड़ा कर गोली मारी जाती थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर पहले हत्या हो रही थी तो आज भी हत्या होगी? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा ना, मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ जी। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले की सरकारों में क्या कानून व्यवस्था थी, आज क्या कानून व्यवस्था है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ज्यादा हत्या होती थी, आज एक हत्या हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत, किसी भी हत्या पे दिक्कत है, लेकिन कभी भी क्राइम फ्री स्टेट आज तक दुनिया में कोई स्टेट नहीं है। अच्छा, चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाहे यूके की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे मुंबई की बात कर लें, कोई भी स्टेट क्राइम फ्री नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि आप पहले से कितना बेहतर हुए। और मेरे दोस्त लोग बात कर रहे थे क्लीनिंगनेस की, सफाई की बात कर रहे थे। मैं आंकड़ों से जवाब देना चाहूंगा, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता। मैं पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश को उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार के ऊपर सफाई में रखा गया है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सिटीजन क्लीनिंगनेस इंडेक्स के आंकड़े हैं और लास्ट ईयर के आंकड़े हैं। और बेस्ट स्टेट कैपिटल का अवार्ड दिया गया लखनऊ को सिटीजन फीडबैक रजिस्टर में। इसके अलावा कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी को उत्तर प्रदेश की क्लीनिंग सिटी में ऊपर रैंक में लाया गया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी कि आपके अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, वन बाय वन मैं आंकड़ों से बात करता हूं। मैं आपके जमाने को और अपने जमाने को कंपेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एकदम गंदगी मुक्त हो गया है, सफाई। लेकिन सर, उस वादे का क्या हुआ? स्मार्ट सिटीज के जो आपने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे यहाँ के लोगों से कर दिए थे, उस पर तो आपको जवाबदेही बनती है ना? बिल्कुल बनती है। उसी का नतीजा है कि 18 उत्तर प्रदेश के शहर देश के क्लीनेस्ट सिटी में आए हैं, 18। और लखनऊ को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया। और सुनिए, वाराणसी को जो गंगेस के अगेंस्ट अराउंड जितने भी सिटी हैं, पूरे गंगोत्री से शुरू करके कलकत्ता तक, अच्छा, उसमें वाराणसी को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा कन्नौज को। ठीक है, अगर आपने इतना ही बेहतरीन काम करके दिखाया, कौशल जी, बहुत छोटा सा सवाल, तो फिर आपको इस बार हिंदू प्लस पसमानदा मुस्लिम का दांव, ये एक्सपेरिमेंट चलने की नौबत क्यों आई? देखिए, 395 मुस्लिम उम्मीदवार आपने उतारे हैं और उनमें से भी 90% से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम है। शिल्पा जी, अजीब बात है। पहले सवाल उठता था कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, अब सवाल उठ रहा है कि 350 से ज्यादा टिकट क्यों दे दिया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के विधानसभा में भूल जाते हैं आप इनको। अरे क्या बनारस विधानसभा में भूल जाते हैं, निकाय चुनाव में आधा जाते हैं। दीपक जी, आपको भी मौका मिलेगा।
जिस तरीके से लाभार्थी की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी लाभार्थी की योजनाएं चली हैं, उसमें कम से कम 32% से 35%, 32 to 35% के आसपास सारी योजनाओं के बेनिफिशियरी मुस्लिम भाई लोग हैं। समस्या क्या है कि आप लोगों को यह लगता है कि टिकट देने से गरीब मुसलमान, जो पसमंदा मुसलमान है, जिसको इतने सालों तक इग्नोर किया गया, उसकी सफाई हो जाएगी, उसकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। आपको लगता है कि जो इंडेक्स है वो क्लीन हो जाएंगे। सिटीजन को क्लीन रखने का काम किया है, इसीलिए लोकल बॉडी में दिए गए हैं, जिससे कि जो नीचे तबके के मुसलमान हैं, जहां पे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग है कि गरीबी उसमें ज्यादा है, वहां के लिए दिया गया है। और ये एक शुरुआत है, आगे देखिए जैसे रिजल्ट आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर शिल्पा जी बहुत इको आ रही है, बहुत ठीक है, मैं पीसीआर से ठीक करवाती हूँ सर। पीसीआर प्लीज लुक आफ्टर दिस। दीपक रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी देखिए, हिंदू प्लस पसमानदा मुसलमान का दांव कहीं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्लस यादव प्लस दलित प्लस ब्राह्मण का आप लोगों के दांव इस पर भारी ना पड़ जाए, ये डिवाइड ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए आप लोगों को। समाजवादी पार्टी सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। अभी हमारे भाई कौशल भाई कह रहे थे, बनारस का उल्लेख कर रहे थे, तो क्या बनारस क्यों? आज मतदान मैं जवानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीच में मंत्रालय के इंडेक्स की जवाब दे सकते हो। बहुत खराब आ रहा है, बहुत इको आ रही है। अच्छा आप बताओ, क्या बनारस क्यूटो बन गया? आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बनारस को क्यूटो बना देंगे। क्या बनारस क्यूटो बन गया? जवाब दे दूं अभी? बोलिए, टू द पॉइंट, बोलिए टू द पॉइंट, जल्दी से सुन लेते हैं। देखिए, सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाने से काम नहीं चलेगा ना। दीपक रंजन जी जवाब दीजिए, टू द पॉइंट। आ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समय दे रही हूँ ना, पूरा समय दे रही हूँ। कौशल किशोर, क्या बनारस क्यों बना दिया गया है? आप ये समझिए, क्योंकि कोई एक लड्डू नहीं है जो मिठाई की दुकान से खरीद के लाए रख दिया गया। तो क्या सिर्फ हर चुनाव में खिलाने के लिए है? सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, एक दिन में सफाई नहीं होगी। जिस तरीके से इंडेक्स में बनारस को क्लीनेस्ट गैंगेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। यानी कि गंगोत्री से शुरू करके वेस्ट बंगाल तक कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो बनारस से बेहतर हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहरी रिपोर्ट कह रही है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम एंड इट इज टेकिंग टाइम, लेकिन हमारी मंशा सही है, हम काम कर रहे हैं इस दिशा में। 10 साल में उन्होंने किया क्या? 10 साल क्या कम समय होता है क्या? 10 साल आऊंगी, प्रदीप तिवारी जी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी वन बाय वन। आज मतदान का दिन जो होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोगों ने लोकतंत्र का ऐसा उपहास उड़ाने का काम किया है, जिस तरीके से लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, लोगों को वोट डालने से वंचित किया, लोगों के घरों में रोकने का काम। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पुलकित भाई, नहीं लेट मी फिनिश, अभी हमारे पुलकित भाई कह रहे थे, कानपुर का उल्लेख कर रहे थे कि कानपुर में एक जो है निर्दल प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। पुलकित भाई, अभी कल ही एक व्यापारी की भी हत्या हुई। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व से एक दिन पहले जो है दीपक जी, दीपक रंजन जी, जो सवाल मैंने कौशल किशोर जी से पूछा था, माफ कीजिएगा कौशल कांत जी से पूछा, वो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने उल्लेख किया कि मैंने कानपुर की वारदात का यहाँ पर जिक्र किया, तो आपसे सवाल ये भी है कि आपने भी देखा होगा कि इस टाइम सोशल मीडिया पर एक समाजवादी पार्टी के नेता का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और वो वीडियो का उल्लेख भी मैं कर देता हूं। एक थाना है, थाने के अंदर एक भाजपा के नेता पहुंचते हैं और उसी दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, वो पहुंचते हैं और भाजपा नेता पर जमकर लात घूंसे वार कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं समर्थकों के साथ। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए पहले, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी दीपक जी, पूरी बात आपको सुननी पड़ेगी। अगर सपा विधायक इस तरह से मारपीट थाने में करते हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, जब वो लखनऊ पहुंचते हैं अपने नेताओं के समर्थन में, जब पुलिस उनसे पूछती है कि चाय पीजिए, तो वो कहते हैं हमें पुलिस की चाय पे भरोसा नहीं है। जब आप लोगों को पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है और आपके नेता पुलिस के थाने के अंदर इस तरह की हरकत करते हैं, तो आप किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आप भी तो जिम्मेदार हैं कानून व्यवस्था को लेकर। पुलकित जी, आप मेरा जवाब भी ले लो। आप क्या वो संत कबीर नगर वाला जब जूतम रातम सांसद और विधायक के बीच में चला था, वो दृश्य भूल गया हिंदुस्तान? नहीं, वो दृश्य नहीं भूला है, लेकिन आप दूसरे पे लांछन लगाने से पहले अपना दामन तो साफ कीजिए सर। पिछले जिस तरीके से वो आप कह रहे हैं लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार चल रहा है, उसी लोकतंत्र के त्योहार में तो आपके विधायक भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सर। जिस
तरीके से पिछले 15 दिनों से जो जनहित का, जनता का नेता, जनता का प्रतिनिधि लोगों के बीच, उनके बीच में जा रहा, थाने पे जाकर FIR दिखाने की बात कर रहा है और उसको टरकाया जा रहा है थाने से। वो सुबह से बैठ करके अगला धरना दे रहा था कि उसकी गुहार, उसकी बात सुनी जाएगी। अच्छा, उसको किस तरीके से बेइज्जत तो जस्टिफाई कर रहे हैं वो फिर इस तरह की हरकत पर उतर आएंगे। और किस तरीके, आप क्यों इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा? अरे तो दीपक जी, जब शाइस्ता परवीन को माफिया कहा जाता है तभी आपको तकलीफ होती है। दीपक रंजन जी, जब शाइस्ता जैसी माफियाओं को, अगर माफियाओं का जिक्र कहा जाता है तब भी अखिलेश यादव को तकलीफ होती है। अगर यूपी पुलिस प्रदेश में लॉ ऑर्डर बनाने की कोशिश करती है तो भी आपको तकलीफ होती है। कोई एक स्टैंड तो लीजिए आप लोग। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना चाहते हो? आप बताइए, मेंटेन करना चाहते हो? अगर शाइस्ता ने क्या किया, क्या नहीं किया, आप इस चीज को जानते हैं या नहीं जानते? इनकी इंटेलिजेंस, इनका सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। पिछले इतने दिनों में शाइस्ता को अभी तक अरेस्ट नहीं। अच्छा ठीक है, आपका सिस्टम तो पूरी तरह से एक्टिव है ना, और इसी एक्टिवनेस के साथ आप लोग निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे इतना बता दीजिए, पिछली बार एक भी मेयर सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिली थी। इस बार क्या आपका खाता खुलेगा? बात खाता नहीं खुलेगा। आपके पास समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है और अच्छा, अधिक से अधिक संख्या में मेयर पद पे जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। लेकिन सर आरोप ये भी लगते हैं आपके ऊपर, आरोप ये भी लगते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव में उतनी एक्टिव नहीं रहते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो। अगर कुछ देर पहले जिक्र भी किया जा रहा था यहाँ पर कि कितनी रैलियां भाजपा द्वारा की गई, कितनी रैलियां समाजवादी पार्टी द्वारा की गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के हर जिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री, सीनियर लीडरान को जो है वहां पे जिम्मेदारी दी गई। ठीक है सर, लेकिन क्या आप इस चुनाव की इंपॉर्टेंस समझते हैं? इस चुनाव को कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव का सेमीफाइनल है ये। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये लोकसभा का इससे पहले का सेमीफाइनल है ये। तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप। ठीक है सर, ज्यादा दिन है नहीं, 13 तारीख जल्द ही आकर स्पष्ट हो जाएगा कि भाई आप लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिस प्लानिंग के साथ आप लोग चल रहे थे और जितनी तैयारी आपने की थी, क्या वो मुकम्मल थी, क्या वो पुख्ता थी? 13 तारीख को नतीजे अपने आप बता देंगे। हमारे साथ लगातार प्रदीप तिवारी जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, यही सवाल जो मैंने सपा से किया था आपसे भी वही, कि मेयर एक सिंगल सीट नहीं, इस बार जैसे कि अमिताभ जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी बहुत अच्छी एज के साथ यहां जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या एक भी मेयर बना पाएगी अपना? बाकियों को मैं छोड़ देती हूं। देखिए मैं आपकी बात का जवाब दूं, उसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो चीज़ें कह रहे थे कि लगा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया कि सारे शहर क्लीन हो गए, वार्ड मिल गए। भाई लगातार नमामि गंगे योजना आपकी थी, लगातार हाई कोर्ट उस पर टिप्पणियां कर रहा है। अभी 2021 में भी ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने कि आपकी मंशा ही नहीं है, सरकार की मंशा ही नहीं कि वो गंगा साफ हो। 2023 जनवरी में फिर से हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिर ऑर्डर किया कि गोमती परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ था, वो पैसा भी आधे से ज्यादा खर्च हो चुका है, मगर गोमती जस की तस बनी हुई है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं, निकल जाइए, गोमती से नाले की जैसी बदबू आती है। आपने धर्म के नाम पर टीवी पर बैठकर ही मुद्दे गिनवाने से क्या होगा? यही तो मैं बार बार आपसे सवाल कर रही हूँ ना कि सारे मुद्दे तो लोगों के बीच जाकर गिनवाने चाहिए थे, और अगर आपके बड़े चेहरे अगर पहुंचते तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता क्या? इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? आती हूं मैं आपके पास सर, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका मैं रुख करना चाहूंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे बात। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में किया गया पेश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी है गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के भी आदेश दे दिए हैं। इमरान खान को कल हाई कोर्ट में किया जाएगा पेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर कानूनी है गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के भी आदेश दिए हैं, जिससे ये खबर आपको थोड़ी देर पहले जनतंत्र टीवी के माध्यम से बताया जा रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, और आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। और ये फैसला अब आ चुका है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनतंत्र टीवी के माध्यम से। ये कोर्ट में ले जाते हुए तस्वीरें इमरान खान की। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दे दिया है। गैर कानूनी गिरफ्तारी उनकी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, दो टूक कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी तो गैर कानूनी है, इसलिए तुरंत
उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। और अब इसी प्रोसीजर में इमरान खान को कल हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा किस तरह से पूरा पाकिस्तान एक तरीके से हिंसा की चपेट में आता हुआ नजर आया। जगह जगह पीटीआई समर्थक, इमरान खान के तमाम समर्थक सड़कों पर उतरते हुए इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए, विरोध जताते नजर आए। और ये मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत में बाकायदा सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जब ये मामला वहां पहुंचा तो साफ कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से ये गिरफ्तारी इमरान खान की हुई थी, इसलिए तुरंत रिहा करने का आदेश इमरान खान के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान में दे दिए गए हैं। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारी चर्चा का, शहर की सरकार का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ठीक है, आप नाकामियां गिनवा रही हैं, आप कमियां गिनवा रही हैं, लेकिन टीवी पर बैठकर एंकर के सामने गिनवाने की बजाय अगर लोगों के बीच जाते तो क्या चौथे पायदान से पहला छोड़ दीजिए, कम से कम दूसरे तक तो पहुंचने में आप लोगों को काफी सहूलियत हो जाती। और उसके लिए आप लोगों के जो बड़े चेहरे हैं सर, इंपैक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का इंपैक्ट हर किसी चेहरे से ज्यादा है कि नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर? अब मेरी अगर बात आप कंप्लीट होने दें, हाँ, बोलिए सर, कर लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, बोलिए। जाहिर सी बात है, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो या खड़गे जी हो, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। और जाहिर सी बात है कि हर एक लेवल पे नेता होता है और उसका कद जाहिर सी बात बड़ा है। मगर अगर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, दूसरे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा राष्ट्रीय लेवल का नेता अगर वहां है। आप भारतीय जनता पार्टी से आपने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि मोदी जी क्यों नहीं पार्षद को जिताने के लिए उतरे। आप यहाँ करिए, अरे हमारे प्रदेश लेवल के नेता यहाँ पे उतरे हुए हैं। और जो मैं कमियां गिना रहा था, यही कमियों को लेकर के कांग्रेस भाई इनको इतनी बुरी लग गई ये बात, कौशल जी, हम बता रहे हैं। और मोदी जी को क्यों नहीं लाए भाई? नहीं, बुरी नहीं लगी। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए भाई, मोदी जी को लाते तब जाकर वो सोचते कि भाई हमें भी प्रियंका या सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को ले जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, एक साथ में दो जगह चुनाव हो रहे हैं और हमें मालूम है कि कहां पे किस नेता का उपयोग करना है। हमें मालूम है कि कहां पे कौन से नेता सक्षम है। अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी या किसी चैनल के एंकर बैठ करके ये डिसाइड। प्रदीप जी एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। एक सेकंड कौशल कांत जी, एक सेकंड रुकिएगा। कौशल कांत जी, एक सेकंड ये सवाल मैं दोबारा आपसे करूंगी जिस दिन नतीजे सामने आएंगे, उस दिन देखूंगी मैं। प्रदीप जी सवाल तो सुन लीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? प्रदीप जी सवाल सुन लीजिए। आपके साथ में ठीक है प्रदीप जी, को जिस दिन नतीजे आएंगे मैं चाहता हूं कि मैं आपके बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए। आपकी बात हमने सुन लिया, अब आप हमारी सुन लीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि कौन से नेता को कहां पर लेके आना है और क्या करना है। आपने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, इनकी जरूरत निगम के चुनाव में नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि निगम चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि यह गंभीर था और उनका आना अनिवार्य नहीं था तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का कि आपने उनसे सवाल नहीं किया, हमने क्या सवाल किए क्या नहीं सवाल किए वो हमें किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से या फिर उनके प्रवक्ताओं से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरह से भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने पहुंचे, इस तरह से आपके कई मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने पहुंचे, तो अगर राष्ट्रीय नेता नहीं तो कम से कम स्टेट के मिनिस्टर्स को ही बुला लेते हैं नगर निकाय के प्रचार करने के लिए। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नगर निकाय के प्रचार में लगे हुए हैं, उनके डिप्टी सीएम लगे हुए हैं और कर्नाटक भी कवर कर रहे हैं, नगर निगम कवर किए उन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि क्या भूपेश बघेल को बुलाया जा सकता था, अशोक गहलोत को बुलाया जा सकता था, या फिर स्टेट के किसी ऐसे मिनिस्टर्स को बुलाया जा सकता था जो जिनका चेहरा प्रभावी हो? और आप ये भी जानते हैं कि निकाय चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप नहीं मानते ये, अगर आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आकलन कम कर रहे हैं कि वो छोटे नेता हैं, तो ये गलती सर, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता उस लायक नहीं है कि नगर निगम में प्रचार कराया जाए। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है, ठीक है, आप इस तरीके से बोलिए, कंप्लीट योरसेल्फ। जी बोलिए। इस तरीके से चल, आप हमें अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे। कीजिए पूरी कीजिए। बोला आप काउंटर कर रहे हो, अरे कम से कम आप मेरी बात तो सुन लो। कौशल जी एक बार उनको पूरा करने दीजिए। ये गलती है कर्नाटक इलेक्शन में। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये गलती है जो तथाकथित लोग सोच ऐसी रखते हैं कि अगर वो नहीं मानते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं मानता हूं
कि हमारे बहुत बड़े नेता हैं ब्रजलाल। ठीक है सर, आप हमें मत समझाइए, जनता तक बात पहुंची आपकी नहीं पहुंची, 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन मैं आपसे बात करूंगी। अगर जनता की बातों को लेकर आपको शुभकामनाएं जनता के बीच में है तो मैं मानता हूं कि जनता उसका रिस्पांस जरूर करेगी। ठीक है, और मुझे अब हमें भी उसी बात का इंतजार है, जनता के रिस्पांस का इंतजार है सर। अमिताभ कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है सर, अमिताभ जी जाते जाते मेरे पास समय की कमी है, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। अमिताभ जी, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है निकाय चुनाव के इस महाभारत में? कौन कितने पानी में और कौन मारेगा बाजी? इसके साथ अमिताभ जी थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालिएगा कि जिस तरह से फर्जी वोटिंग हुई है और इटावा में कई बीजेपी के ही कई ऐसे जो कार्यकर्ता थे, उसमें से सुखदा मिश्रा एक वरिष्ठ नेत्री इनकी रही है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और बुलंदशहर में करीब 100 ऐसे फर्जी वोटर्स को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या लोकतंत्र में मतदान के दिन इस तरह की जो चीजें निकल कर सामने आती हैं, वो किस तरह से यहाँ पर इंटिमेट करती हैं आने वाले चुनाव के लिए, और क्या संदेश देता है जनता के अंदर? बहुत गंभीर मसला है और मतदाता सूची मुझे लगता है कि केंद्र के साथ मिला करके और फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद में भी बहुत सारे केंद्रों से ऐसे शिकायत आई है कि जिन लोगों ने विधानसभा में मतदान किया है, लोकसभा में मतदान किया है और उनके नाम जो है सूची में से गायब है। इसका मतलब है कि निगम के स्तर पे, जो छोटे स्तर पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो शायद पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिल करके घपला कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं और यह बहुत गंभीर बात है। जब हमारे पास एक केंद्रीय मतदाता सूची है तो वो हर लेवल पे उसका इस्तेमाल किया जाए और केंद्रीय स्तर पे जब वो बनेगी तो वो बहुत ही उसमें सफाई के साथ हर एक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। जल्दी से 10 सेकंड आप सभी को अपने अपना फाइल कमेंट देने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, फाइल कमेंट 10 सेकंड बस। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वो चाहे नगर निगम के चुनाव को लेकर के बयानबाजी करती रही है, उसमें उसको सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे थे, डेंगू का मामला हो, अस्पतालों में अव्यवस्था का मामला हो, चाहे बजबजाती नालियां हो, उनको लेकर के जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी गई है और निश्चित हो भाजपा के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के फेवर में इस बार जनता का मतदान होगा। और 13 तारीख को आपको निश्चित समाजवादी पार्टी का क्या होगा? दीपक रंजन जी, फाइनल कमेंट आपका। उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान किया है, सपा का क्या होगा? फाइल कमेंट। इतना कम रहा है, हाँ। उसको देखते हुए लगता है कि 50% से ज्यादा लोगों ने इनको भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। अच्छा, वो इनके उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी, उन लोगों में बड़ी निराशा है, इसलिए वो वोट डालने नहीं गए। और रहा सवाल इनके भारतीय जनता पार्टी के 10 लोग वोट डालने से वंचित रहे होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के हजारों लोग वोट डालने से वंचित रहे, उनको रोका गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी हमारे सर, आपका कॉन्फिडेंस तो अभी से हिला हुआ नजर आ रहा है। हमारे ये आप आड़ ले रहे हैं क्या? ये बहाने लगा रहे हैं क्या? हमारे मित्र, हमारे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, जीतेगी और क्या क्या कह रहे थे। अच्छा, लेकिन जनता तो कह रही है कि एक ही भूल कमल का फूल। उत्तर प्रदेश की जनता तो चिल्ला चिल्ला करके कह रही है। ठीक है, कौशल जी, फाइल कमेंट जल्दी से सर। कह रहे कि भाई जनता ने अपनी भूल पहचान ली है, अब आप कमल का फूल। इस समय विकास, सुशासन, सुव्यवस्था और कानून व्यवस्था की सरकार चल रही है। और सबसे अंत में ये कहना चाहूंगा, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखने वाली बात होगी सर, राम का आशीर्वाद किसे मिलता है किसे नहीं, करना होगा इसके लिए 13 मई का इंतजार किया। पुलकित, बिल्कुल देखना होगा कि 13 मई को राम किसका राज्याभिषेक करते हैं और किसको फिर से मेहनत करने की हिदायत देते हैं, और आखिरकार इस तरह से शहर की सरकार कौन बना पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो करना होगा इंतजार 13 मई का। 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी या सपा या फिर कुछ और कमाल होने वाला है। करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।